डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑन मीडियम, नहीं, डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑन मीडियम। अगर दो पार्टिकल मीडियम में रहेगा तो क्या क्या होगा, ये हम लोग को पढ़ना है। क्या टॉपिक का नाम है? डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑन द मीडियम। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम लोग देखो क्या पढ़े थे कि अगर मान लो, ध्यान समझना, अगर दो पॉइंट चार्ज है, कितना कितना, Q1 Q2, अगर लाइक चार्ज है तो, बड़े से बोलो, लाइक चार्ज है तो, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो Q1 Q2 अगर दो चार्ज है और ये वैक्यूम है, क्या है ये? वैक्यूम, और दोनों के बीच की दूरी कितना है? R। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा था? F वैक्यूम इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, और Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता है? हाँ, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, अब देखो यही दोनों पॉइंट चार्ज को, हाँ, यही दोनों पॉइंट चार्ज को हम किसी मीडियम में रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं? मीडियम में। तो मीडियम में देखो रखेंगे तो देखो क्या होगा, सेम दूरी Q1 Q2 दूरी R। ठीक, एनी मीडियम, कोई भी मीडियम, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, किसी भी तरह का कोई भी मीडियम हो सकता है। तो ये मीडियम में हम रख दिए। दूरी कितना? R। Q1 Q2 क्या? दो पॉइंट चार्ज। अब F मीडियम में जो हम लिखेंगे दैट विल बी गिवन बाय Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ये डिफरेंस है, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? एप्सिलॉन। ठीक है, और R वही है तो R वही रह गया। ठीक, एप्सिलॉन को बोला जाएगा, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस था, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम था, यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक, ऐसे बोला जाता है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो और ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो। इक्वेशन नंबर 1 किस मीडियम में? वैक्यूम में, और इक्वेशन नंबर 2 मीडियम में। अब इसको डिवाइड कर रहे, 1 डिवाइडेड बाई 2, बोल क्या आएगा? पहले LHS बताओ क्या आएगा, पहले देख लो कैसे लिखा जाता है, उसके बाद फिर लिखना। पहले देखो LHS में क्या लिखेगा? F वैक्यूम बाई, अरे बोलो, F वैक्यूम बाई F मीडियम, ये LHS आएगा। बोलो RHS में क्या लिखेंगे? देखो देखो क्या क्या कटेगा, Q1 Q2 Q1 Q2 कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटेगा, तो क्या आएगा? हाँ, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को एक टर्म से डिफाइन किया गया है, इसको लिखा गया एप्सिलॉन R। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन R। इस एप्सिलॉन R को रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। एप्सिलॉन R को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन R को क्या बोला जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और इसको एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं, बड़ा के। ये बड़ा के और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको छोटा के कहा जाता है। इस छोटा के का वैल्यू था 9 × 10⁹ यूनिट बोल क्या लिखेगा? हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये छोटा के है, ये अलग चीज है, और ये क्या है? बड़ा के, ये अलग चीज है। ये बड़ा के को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बड़ा के को? हाँ, ये बड़ा के जो है, इस बड़ा के को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होगा? इसका और इसका दोनों का जो भी होगा एक ही होगा? होगा क्या? क्यों नहीं होगा?
बोलो बोलो, हाँ ये रेशियो है, फोर्स ऊपर में भी है नीचे में भी फोर्स है, फोर्स बाय फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा और ना ही कोई यूनिट होगा, ठीक है। हालांकि एप्सिलॉन का यूनिट होगा इंडिविजुअली, एप्सिलॉन नॉट का होगा, बट रेशियो है ना, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है, हम लोग आगे जाके हम कैपेसिटर वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम आ रहा है, क्या बोला, हाँ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डिफाइन देखो, डिवाइड करेगा तो Q1 Q2 कट जाएगा ना, और 4 पाई से 4 पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो देखो किधर ये दिस बाई दिस किया तो इसका ये वाला ऊपर चला जाएगा और इसका ये वाला नीचे ही रहेगा। हाँ बोलो कहाँ डाउट हो गया। और ये बड़ा के को क्या बोलते हैं, बोलो, बड़ा के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट को फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक को हम लोग ऑल्सो कहते हैं इंसुलेटर, क्या बोला जाता है, इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर बोलो, डाइलेक्ट्रिक बोलो, नॉन कंडक्टिंग बोलो, सब कुछ ये टर्म यूज किया जाता है। तो यहां पर इंसुलेटर टर्म आ गया, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ के को, ये बड़ा के कि छोटा के, अरे बोलो बढ़िया से रिस्पॉन्स करो, छोटा के कि बड़ा के, बड़ा के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, छोटा क्या है, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू कितना है 9 × 10⁹ इसका वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं सॉरी 1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, किसका वैल्यू, कैपिटल के का वैल्यू, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो लिखाएंगे नहीं, खाली सुन लो, ये 1 नंबर या 2 नंबर में आता है सीबीएसई में, काफी आसान है डिफाइन करना, जस्ट रेशियो है। तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ force of attraction or repulsion between the two charges separated by some distance to the force of attraction or repulsion between the same two charges separated by same distance in any other medium। नहीं जमका क्या हुआ, क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मेरे साथ बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट may be defined as the ratio of force of attraction or repulsion between the two point charges separated by some distance in a vacuum to the force of attraction or repulsion between the same two charges separated by same distance in any other medium। लिख लेगा अपनी भाषाओं में, ठीक है, अपनी भाषाओं में लिख लेना। तो डेफिनेशन ऑफ के ये ऐसे डिफाइन किया गया। अब इसका जो रेंज है, रेंज ऑफ के का वैल्यू प्रैक्टिकली देखो कहां से कहां ऑब्जर्व किया गया प्रैक्टिकली, तो के का वैल्यू इंफिनिटी से कम और 1 से ज्यादा, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो के वैक्यूम, कौन वैक्यूम, के वैक्यूम, ये कितना आता है 1 आता है, 1.000 समथिंग आएगा, तो ये 1 हम लोग मानेंगे, या 1 के एयर 1 पॉइंट समथिंग आता है, के वैक्यूम लगभग 1 लेंगे। वाटर का बताओ कितना होगा, वाटर का ऐसे लगभग 80 आता है, बट इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग 81 लेंगे, ठीक है, इसका यूज में आ जाता है, 81 लेने से परफेक्ट स्क्वायर रूट का काम भी है, तो काफी आसान हो जाएगा। अच्छा, और भी बहुत तरह का है, माइका का अलग होता है, और भी चीज का अलग अलग होता है, ठीक है। कंडक्टर का कितना होता है, कंडक्टर का कितना, इनफाइनाइट, ठीक है। तो के का वैल्यू सब मीडियम का अलग अलग, क्लियर। अब यहां से देखो के का वैल्यू क्या लिखेंगे, के बराबर क्या हुआ, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यही ना, या के को ऑल्सो क्या बोला गया, एप्सिलॉन आर, क्या बोला गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो एप्सिलॉन क्या लिखेगा, पहले यहां देख लो फिर उतारना, बोल क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन बराबर यहां इससे मल्टीप्लाई करो ऐसे,
अरे बोलो, तो एप्सिलॉन को या तो के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, बड़ा के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या एप्सिलॉन को एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो अब एफ मीडियम क्या होगा, देखो एफ मीडियम क्या लिखेंगे, एफ मीडियम यहाँ क्या था, Q1 Q2 by 4 pi epsilon r square. Now can we replace this epsilon by what? K epsilon naught. तो बोल क्या लिखेगा, Q1 Q2 by 4 pi epsilon क्या लिखेंगे, हाँ वेरी गुड, K epsilon naught into r square, ऐसे ठीक। या फिर देखो यहां से देखो F वैक्यूम बाय F मीडियम बड़ा K आ गया, तो F मीडियम कैन वी राइट F मीडियम इक्वल टू F वैक्यूम बाई बड़ा K, ठीक है। अब चूंकि बड़ा K 1 से बड़ा होता है और इन्फिनिटी से छोटा होता है, तो F मीडियम और F वैक्यूम में कंपेयर करेगा, तो F मीडियम विल बी ऑलवेज लेस देन F वैक्यूम। मतलब कोई भी पार्टिकल को अगर मीडियम में रखेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन हमेशा कम हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू कहाँ, वैक्यूम। जैसे एज फॉर एग्जांपल कि मान लो दो चार्ज पार्टिकल, सोचो ऐसे, मान लो दो चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में है Q1 Q2, r दूरी पे सेपरेटेड है और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन 100 न्यूटन का है। कितना न्यूटन, दो Q1 Q2 कितना r दूरी पे है और कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों के बीच में 100 न्यूटन। अगर उसको हम लगभग, अगर हम सोचो वाटर में उसको रख देंगे तो वाटर का K का वैल्यू क्या है 80, तो ये कितना बोले 100 और ये कितना 80 ले लो तो इजी कैलकुलेशन आएगा। तो 100 बटा 80 क्या हो गया, कितना गया 5/4, 5/4 बोले तो 1.25। सोचो 100 न्यूटन का फोर्स जैसे वाटर में डाला तो मात्र 1.25 न्यूटन आ गया। सोचो कितना कम हो गया। किसी और मीडियम में डाले होते तो और कुछ और होता है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर होगा, वैक्यूम में, और सबसे लीस्ट वैल्यू कंडक्टर में, ठीक है। कंडक्टर की कहानी कुछ और है, अलग हम अलग कंडक्टर अलग टॉपिक पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक होगा कंडक्टर, इसमें काफी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में, ठीक है। लेकिन कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम मीडियम में डाल देते हैं तो हमेशा क्या होता है, फोर्स हमेशा कम हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है, देखो इसका ऐसे तो डिटेल में हम कैपेसिटर वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे, बट थोड़ा सा फीलिंग लाने के लिए, ताकि अभी बार बार मीडियम डलाएगा तो कुछ अंदर से फील आना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो खाली इंट्रोडक्शन के लिए हम बता रहे हैं कि देखो ये जो मीडियम रखते हैं ना, मीडियम डालने से क्या क्या होता है, क्यों फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाता है, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। इसका मेन रीजन है पोलराइजेशन। केमिस्ट्री में है क्या पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होता है, हाँ टॉपिक है। कूलम्स में ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या टॉपिक है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हाँ सही है क्या, अच्छा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखो क्या हुआ, ये भी बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है। कि अगर मान लो कि दो पार्टिकल्स है Q1 और Q2, ठीक है, मान लो ये -Q2 ले लेते हैं या प्लस जो भी है, क्या Q1 पे फोर्स लगेगा, क्या Q2 पे भी लगेगा, हम इंटरेस्टेड है ओनली Q1 पे, तो Q1 पे फोर्स कितना लगेगा, बोलो बोलो। अगर मान लो दूरी है R12, दूरी कितना, तो फोर्स कितना लगेगा, हाँ K Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K लिखे तो 4 पाई नहीं लिखेंगे, तो 1/4 इतना R12 का स्क्वायर, क्लियर। देखो एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर -Q2 है तो Q1 पे फोर्स लगेगा। अब Q3 मान लो, ये भी माइनस ले लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। अब ये देखो देखा गया कि अगर हम बगल में -Q3 रख देंगे तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स है Q1 पे, जो -Q2 की वजह से पहले से जो फोर्स लग रहा था वही वाला फोर्स अभी भी रहेगा। ये दोनों के बीच में जो भी फोर्स है
उतना ही फोर्स अभी भी बना हुआ रहेगा, ये चेंज होगा नहीं। लेकिन नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। अब ये इसके ऊपर इसके वजह से भी फोर्स लगेगा, तो ये दोनों के बीच का इंडिविजुअल फोर्स और ये दोनों के बीच का इंडिविजुअल फोर्स, दोनों इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर एडिशन से जो फोर्स आएगा वही इसके ऊपर का रिजल्टेंट फोर्स होगा। नहीं समझा? अब ये मान लो कि ये इसके ऊपर पहले से लग रहा था, इसके ऊपर इसके वजह से, मतलब इसके ऊपर इसके वजह से सपोज 4 न्यूटन लग रहा था। अब इसके जीवन में क्या आ गया? -Q3, बगल में -Q3 रख देंगे, तभी भी ये इसके ऊपर इसके वजह से 4 न्यूटन ही होगा। मान लो ये यहाँ से यहाँ 6 न्यूटन लग रहा है अब इसके चलते, ठीक, तो 6 न्यूटन अलग, 4 न्यूटन अलग, और फिर दोनों 4 और 6 का जो वेक्टर वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? अब मान लो हम +Q4 ले लेते हैं। अब ये +Q4 के वजह से, अब +Q4 हम रख दिए, अब ये दोनों के इसके ऊपर इसके चलते कितना फोर्स लग रहा था? 4 न्यूटन। अभी भी इसके ऊपर इसके चलते 4 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। इसके ऊपर इसके चलते कितना लग रहा था? 6 न्यूटन। अभी भी 6 न्यूटन ही रहेगा। और इसके ऊपर जो भी, मान लो इसके ऊपर 8 न्यूटन ले लेते हैं, तो ये दोनों के बीच में, मतलब किसी दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है वो चेंज नहीं करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल नियर बाई इट। ठीक है, तो फोर्स अब इस पे अट्रैक्ट करेगा और इससे क्या होगा? रिपेल करेगा। तो टोटल फोर्स जो आएगा हमको F1 बराबर, वो क्या लिखेंगे? F13 प्लस व्हाट? कैसा एडिशन है रे? कैसा एडिशन? हाँ, वेक्टर एडिशन है। कैसा एडिशन? वेक्टर। व्हाट इज दिस वन? इंडिविजुअल फोर्सेस। और ये क्या है? नेट फोर्स 1 के ऊपर किसके चलते? और कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने पार्टिकल, अपने जो चार्ज है उसके वजह से कभी फोर्स नहीं लगता, वो हमेशा दूसरे पार्टिकल के वजह से फोर्स लगता है। कोई पार्टिकल अपने ही ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, तो ये नहीं कि अपने अपने में पूरा ये हो रहा है। ठीक है, वो हमेशा दूसरे से एकदम बिल्कुल नेचुरल है, एकदम कोई एक्सेप्शन नहीं है एकदम। ठीक है, ये सबका इंडिविजुअल वेक्टर एडिशन ही हमारा नेट फोर्स होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, force of attraction or repulsion between the two charge particle does not depend due to presence or absence of other charge particle, does not depend due to presence or absence of other charge particle near by it। निजम का क्या हुआ? मतलब हाँ, मतलब ये दो पार्टिकल के बीच में जितना भी पहले से फोर्स है वही फोर्स रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? नेट फोर्स। जो ट्यूनिंग पहले से है मैग्नीट्यूड का या डायरेक्शन का, मतलब अगर ये ऐसे अट्रैक्ट होगा, इसके ऊपर ऐसे अट्रैक्ट हो रहा तो ऐसे ही रहेगा, जो जैसे पहले था वैसा ही रहेगा, खाली वेक्टर एडिशन से नेट फोर्स जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक, नाउ व्हाट इज दिस वन? दीज आर द इंडिविजुअल फोर्सेस। क्या है ये सब इंडिविजुअल फोर्सेस है। कैसा एडिशन करना है? वेक्टर एडिशन। कैसा एडिशन? अगर वेक्टर एडिशन आएगा तभी बनेगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम शुरू 11th का ही जैसा नहीं। पूरा अच्छा से वेक्टर एडिशन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, खास करके एडिशन। अगर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडिशन अच्छा से आना चाहिए। एडिशन कितने तरह का पढ़ा था? 3 तरह का। क्या क्या? ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल और पॉलीगन लॉ। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। ठीक, ये 3 तरह का लॉ होता था। पॉलीगन लॉ मोर देन 2 वेक्टर के लिए एप्लीकेबल था, मोर देन 3 पॉलीगन लॉ
ट्रायंगल लॉ कितना कितना वेक्टर के लिए? 2। पैरेललोग्राम लॉ वो भी 2, ठीक है। 2 से ज्यादा होगा तो वो फेल हो जाएगा, दिस इज द फेल्यूर फॉर्मूला। और पॉलीगन लॉ मोर देन 2, इसीलिए पॉलीगन लॉ को ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में जो कांड करते हैं वही को और थोड़ा बढ़ा देते हैं पॉलीगन लॉ के लिए। बट ऑल आर व्हाट? फ्लॉप फॉर्मूला। बेस्ट फॉर्मूला इज व्हाट? रेजोल्यूशन मेथड। बेस्ट फॉर्मूला क्या है? हम लोग को रेजोल्यूशन मेथड सीखना है। क्या सीखना है? रेजोल्यूशन मेथड। रेजोल्यूशन मेथड इज बेस्ट फॉर्मूला। 2 वेक्टर हो या 2 से ज्यादा हो, 2000 हो, 2 लाख हो, सारे वेक्टर को सेलेक्ट लेगा कौन? रेजोल्यूशन मेथड हर चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन रूल तुम लोग को रेजोल्यूशन मेथड से करना है। थोड़ा लेंदी होगा लेकिन सबको समझ में आएगा। हालांकि हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, 2 वेक्टर के लिए तुरंत आसानी से आ जाता है, बट हम लोग को सीखना है रेजोल्यूशन मेथड ही। कोई दिक्कत वाली बात? अब ट्रायंगल लॉ हम थोड़ा सा वेक्टर का आइडिया दे देते हैं, बट क्या क्या अभी तक हम लोग इंपॉर्टेंट बात पढ़े हैं कूलम्बिक लॉ के बारे में, कूलम्ब फोर्स के बारे में, ये हम लोग को थोड़ा चर्चा है। चर्चा ऑन व्हाट? चर्चा ऑन चर्चा नहीं चर्चा नहीं, चर्चा। चर्चा ऑन कूलम्ब्स लॉ। ठीक, जितना बात पढ़ा है 10 बात हमको बताओ। नहीं ये क्या है, वो क्या है, कैसा होता है, सब बताना है। सबसे पहले बताओ, पहला लाइक रिपेल होता है, यस। लाइक पॉइंट चार्ज, याद रखना है कैसे? हाँ, लाइक पॉइंट चार्ज रिपेल, रिपेल। और हाँ, अनलाइक पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट। पहली बात। दूसरा तुम सोच सोच के बताएगा फटाक से। दूसरा बोल, बोलो बोलो बोलो। हाँ, वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज, चार्जेस शुड बी एड्रेस पे हैं, तो वैलिड फॉर, हालांकि मूवेबल होगा तो भी मैग्नेटिक फोर्स और बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम तो मूवेबल के लिए ही बनता है ना, तो उस समय हम लोग क्या नेग्लेक्ट कर देते हैं? मैग्नेटिक फोर्स को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड वाला फोर्स को भी क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाता है। तो वैलिड फॉर व्हाट? स्टेशनरी चार्ज। बहुत शानदार, स्टेशनरी चार्ज। और बोल फटाक से। क्या मीडियम पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मीडियम। फटाक से बोलेगा, डिपेंड्स ऑन मीडियम। कारण? पोलराइजेशन। क्या कारण? पोलराइजेशन। मालूम है क्या? आइडिया बता दिए पोलराइजेशन क्या करता है। और बोल, कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या? हाँ, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इसीलिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वगैरह बात कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हाँ, वेरी गुड, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स है भाई साहब। और बोल, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्या करता है? ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। बहुत शानदार। हाँ, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव बोले तो व्हाट? कंजर्वेटिव है मतलब हाँ, क्या पाथ पे डिपेंड नहीं करता? हाँ, फोर्स भाई साहब नहीं बताना। जिस फोर्स के चलते वर्क पाथ डिपेंड नहीं करता है, वो उस किया हुआ वर्क, जिस फोर्स के चलते ऐसा वर्क हुआ है, उस फोर्स को कहते हैं क्या? कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, फोर्स पाथ पे डिपेंड कर सकता है, बट उसका द्वारा किया हुआ कार्य जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा क्या होता है? राउंड ट्रिप का 0 नहीं। जैसे मान लो कि अगर सपोज दैट कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, अब हम एक रास्ता ये ले लो, एक ऐसे रास्ता ले लो। हम कूलम्बिक फोर्स से अगर वर्क करवाएं S1 रास्ता से या S2 रास्ता से या S3 से, तो सारे केस में जो वर्क आएगा कूलम्बिक फोर्स के चलते वो सब में सेम आएगा। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव होता तो सब में वर्क क्या होता? अलग अलग। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स और बहुत सारा है, टेंशन भी नॉन कंजर्वेटिव में आता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का और भी एग्जांपल बताओ।
ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत बढ़िया, और स्प्रिंग फोर्स और अपथ्रस्ट, बहुत सारा है उसका भी एग्जांपल, और भी बहुत सारा। सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स का कैसे याद है, कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पता चलता था कि कौन सा कंजर्वेटिव है कौन सा नॉन कंजर्वेटिव? हाउ टू चेक कंजर्वेटिव फोर्स? क्या है? कर्ल वेक्टर पढ़ा है क्या? हाँ, कर्ल वेक्टर इंटू एफ, वो इक्वल टू अगर 0 हो जाता हो तो आ जाएगा। मतलब ये हम 11th में पढ़ाए थे, डेल्टा क्रॉस एफ क्या है? तो कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो नॉन कंजर्वेटिव। ये हम 11th पढ़े थे वर्क पावर एनर्जी में। कर्ल वेक्टर, डिटर्मिनांट आई जे के, पार्शियल डिफरेंशिएंट डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई डी वाई, फिर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, सबका इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव। और बताओ भाई साहब क्या क्या है? हाँ बोलो बोलो, 7वां। हाँ, ये एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ, बहुत शानदार। न्यूटन, हाँ लिखो लिखो। ओवे न्यूटन, एक पे लगा इधर तो एक पे लगा इधर, एक पे लगा इधर तो एक पे ऊपर तो दूसरे पे, एक पे इधर तो एक पे, हमेशा एंटी पैरेलल, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। क्या लगता है? तो ओवे न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ को फॉलो करता है। बोल नेक्स्ट कितना? क्या? चार्ज इनवेरिएंट फोर्स के बारे में बात हो रहा है। हाँ चलो, कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल नियर बाई इट, दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल नियर बाई इट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, रहे तो भी उतना ही, ना रहे तो एक लाइन वो लिख देना। उसके बाद वेरी गुड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, सुपर प्रिंसिपल, ठीक है। चलो 10वां बताओ। हाँ बोलो। 7वां, 8वां, ये तो वही हो गया, फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, अभी जो लिखा है थोड़ा देर पहले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल नियर बाई इट। सुपरपोजिशन अलग है, अरे ये वेक्टर सुपरपोजिशन और सुपर स्केलर एडिशन भी होता है, वेक्टर एडिशन भी होता है। चलो खैर 10वां बताओ। देखो न्यूटन, ये कूलम फोर्स लगाने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस का लिमिटेशन है। मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 1 फर्मी, मतलब डिस्टेंस शुड बी आई, मिनिमम जो है 10⁻⁻15 मीटर 1 फर्मी। और ये क्या, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ एक्ट्स फॉर लॉन्ग, या लॉन्ग लार्ज, हाँ लॉन्ग रेंज फोर्स है, एक्टिव फॉर या एग्जिस्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। ये क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स बोले तो, अरे बोलो, लॉन्ग रेंज फोर्स बोले तो, हाँ मैक्सिमम डिस्टेंस का कोई लिमिटेशन, मिनिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए, बट मैक्सिमम का कोई दूरी, लार्ज डिस्टेंस में भी ये काम करता है, कम होगा मैग्नीट्यूड बट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया? तो 10 बारे में बता देगा। फर्स्ट बोलो फटाक से, एकदम याद हो जाना चाहिए। पहला बोलो, लाइक चार्ज रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट। दूसरा बोलो, क्या होगा? क्या होगा? स्टेशनरी पार्टिकल के। तीसरा बोलो, हाँ मीडियम पे डिपेंड करता है, कारण। चौथा, हाँ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। 5वां
सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल बोले तो लाइन ज्वाइनिंग द टू फोर्सेस, फोर्स का डायरेक्शन होगा। पांचवा, हाँ छठा हो जाएगा ना, कंजर्वेटिव इन नेचर। सातवां बोलो, ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ। सातवां बोलो, हाँ अच्छा आठवां, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल नियर बाई। नौवां, हाँ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। 10वां, मिनिमम डिस्टेंस 1 फर्मी होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस का कोई लिमिटेशन नहीं होता। बोल याद हो गया, कोई दिक्कत वाली बात? एक प्रॉब्लम लिखो, इजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा बुक फॉलो करेगा? HC वर्मा करो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रॉब्लम को बनाने के लिए क्लास 11 का देखो मेरा जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला है वो पूरा अच्छा से कर लेना। उसमें बहुत अच्छा से हम वेक्टर पढ़ा दिए हैं, हाँ डिफरेंशिएशन पढ़ा दिए हैं, इंटीग्रेशन पढ़ा दिए हैं, ठीक है, और बढ़िया से ग्राफ पढ़ा दिए हैं, और ठीक है एरिया उरिया जितना भी बेसिक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है सब कुछ बता दिए हैं, तो वो देख लेना, ठीक है। मतलब कुछ भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा तो उसको देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। बोल क्लियर है? क्या क्या पढ़ लेना। अगर किसी का 11th गड़बड़ है, ठीक है, 11th तो सर गड़बड़ होता ही है तो अगर 11th गड़बड़ है तो क्या क्या देख लेना अच्छा से। वेक्टर बहुत अच्छा से कमांड कर लेना, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ग्राफ हो गया, ये सब का जो है बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। बोल क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन सबसे पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं कि देखो दो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है प्लस ई, ठीक है, अच्छा और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको प्लस ई से इंडिकेट करते हैं। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है ना, ठीक है। तो प्रोटॉन का चार्ज दिया हुआ है, प्रोटॉन का मास दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि तुम्हारा F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय F ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा ये निकालना है। क्या पूछा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा ये निकालना है। अब देखो कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे वो क्या लिखे थे? तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या R², और Q1 Q2 यहाँ पर क्या है? तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है ना, तो Q1 की जगह भी प्लस ही होगा और Q2 की जगह भी क्या होगा? प्लस ही होगा। तो ये हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? 9 इंटू 10⁹, और ये हो जाएगा Q1 तो E² बाई वॉट? R², ये ना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना हो गया। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो Fg बराबर क्या लिखते हैं? तो एक तो G लिखते हैं, G इंटू वॉट? M1 M2 डिवाइडेड बाई R²। यहाँ भी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और ये भी करता है। अच्छा क्लास 11th में पढ़ा होगा G का वैल्यू कितना होता है? बोलो बोलो। हाँ तो 6.67 इंटू 10⁻11 ऐसे। अच्छा M1 M2 क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो यहाँ हम चाहेंगे तो ml² लिख दो पहले, डिवाइडेड बाई क्या? या mp का स्क्वायर। mp का स्क्वायर बोले तो मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R², ठीक है। अब चूंकि हमको क्या पूछा गया? ओनली रेशियो, तो रेशियो क्या होगा? तो Fe बाई Fg सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? Fe बाई Fg। तो Fe बाई Fg क्या होगा? तो Fe की जगह हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू E², ठीक है। E बोले तो 1.6 इंटू 10⁻, कितना? -19 कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? R²। तो ये तो Fe हो गया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स। नीचे में कितना आएगा? तो नीचे में आएगा 6.67 इंटू 10⁻, -11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻27 का क्या होता है? स्क्वायर। अरे बोलो डिवाइडेड बाई क्या होगा? R²। अब इसी को सॉल्व करना है, तो कैसे कैसे होगा? देखो R² से R² कट जाएगा। अच्छा 1.6 का स्क्वायर, और यहाँ भी 1.6 का स्क्वायर, वो भी कट गया। अब बचेगा 9, और ये क्या है? 6.67, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 1.3 के आसपास में आएगा, बाकी देख लेना, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखो कैसे कैसे क्या होगा। तो ये देखो 27 है, 27 का स्क्वायर क्या होता है? 54, 54 - हो गया, ऊपर जाएगा तो +54 और 9, तो 54 और 9 क्या हो गया? 63। तो ऊपर वाला याद रखना 63 हो गया। अब ये क्या होगा? तो ये तुम्हारा हो जाएगा 63, 63 सॉरी ये 11 भी तो लेंगे ना,
तो ये 63 हो गया, 63 11 क्या हो गया 74, तो ऊपर में 74 हो गया, 74 में से -19 गुना 2 तो 38, तो 74 में से 38 निकालो तो कितना आ जाएगा, हाँ 36 आ जाएगा। तो ये 10⁻36 ये रेशियो हो गया, मतलब Fe बाई Fg का जो वैल्यू आया लगभग में 10⁻36 आया। इसका मतलब हम ये क्या कह सकते हैं, ठीक है, तो रेशियो बहुत बड़ा कि बहुत कम, तो बहुत ज़्यादा बड़ा, इसका मतलब Fe इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या Fg, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्लियर है। अब देखो यहीं से देखो एक और चीज उभर के आया कि अगर न्यूक्लियस का बात कहा जाए, किसका बात किया जाए, न्यूक्लियस का। अब बताओ न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो विदाउट चार्ज है और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, कूलम के हिसाब से न्यूट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। और प्रोटॉन चूंकि कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो प्लस प्लस क्या होगा, रिपेल करेगा। तो अगर रिपल्शन होगा तो न्यूक्लियस का तो एग्जिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो भी उसके अंदर आइटम है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी आइटम है वो क्या है, प्लस 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 है, और न्यूट्रॉन्स भी है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो एग्जिस्टेंस तो होना ही नहीं चाहिए था ना, देयर शुड बी नो एग्जिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर देखा जाए तो देखो प्लस प्लस तो रिपल्सिव वाला हो गया, कूलम्बिक वाला, और ग्रेविटेशनल फोर्स का देखो हाल है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत छोटा है ना, अगर दो प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो वो तो बहुत नेग्लिजिबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स, क्योंकि ये वाला जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ये वाला क्या हो रहा है, ये रिपल्सिव हो रहा है, और ये वाला क्या है, ये अट्रैक्टिव है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिपल्सिव फोर्स इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन व्हाट, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये स्टेबिलिटी तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक। तो बाद में देखो क्या है, एक न्यूक्लियर फोर्स का स्टेबिलिटी को ये करने के लिए, हाँ फोर्थ जो है, 4 टाइप का फंडामेंटल फोर्स पढ़े थे, क्या क्या 4 टाइप का, पहला पढ़े थे क्या, हाँ एक हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक वीक फोर्स, और एक क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स ही एक्सप्लेन कर सकता है स्टेबिलिटी, क्योंकि वीक फोर्स बहुत कम मतलब ये दूसरा तरह का होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीकेस्ट फोर्स है, ये सबसे ज्यादा छोटा होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हाल देख ही रहा है, ग्रेविटेशनल के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बड़ा है, और वीक फोर्स एक्सप्लेन करेगा नहीं, क्योंकि वो बीटा डीके में एग्जिस्ट करता है। तो एक ही मात्र फोर्स जो है वो एक्सप्लेन करेगा, और जो क्या है, न्यूक्लियर फोर्स है। तो न्यूक्लियर फोर्स ही यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है एक्सप्लेन कर सकता है। तो देखो थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स बता देते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो न्यूक्लियर फोर्स और कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो देखो कुछ पॉइंट्स देखो क्या क्या है। इधर हम कूलम फोर्स वाला लिखते हैं, कूलम फोर्स, और इधर हम न्यूक्लियर फोर्स लिखते हैं। एक तो सबसे पहले देखो क्या है कि इसका ग्राफ जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इधर F है इधर R है, तो इसका ग्राफ ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये कैसा रूल को फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और जबकि ये वाला जो ग्राफ इसका बनता है, इसका ग्राफ देखा गया, ये मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, अभी मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा पढ़ना है, बट थोड़ा सा फील आने के लिए कि क्या क्या है इससे रिलेटेड, ये हम बता दे रहे हैं। तो ये इसका जो ग्राफ बनता है ये लगभग इस टाइप का ग्राफ होता है, मतलब ये 0.5 फर्मी, और ये तुम्हारा लगभग 5 फर्मी के आसपास ले लो, 5 6 7 ऐसे करके होता है, ठीक है। 1 फर्मी बराबर कितना, तो 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर, ऐसे, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है ये हमेशा देखो ये दोनों के बीच में क्या है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, जबकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका अगर देखा जाए तो एक ही टाइप का फोर्स है, या तो रिपेल करेगा नहीं तो अट्रैक्ट करेगा। और इसमें देखो क्या है कि डिस्टेंस पर ये अट्रैक्शन और रिपल्शन निर्भर करता है। अगर 0.5 फर्मी से अगर डिस्टेंस कम है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, ठीक है, इसमें तो न्यूट्रॉन में फोर्स लगेगा ही नहीं, इसमें लग सकता है फोर्स। तो अगर प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, तो अगर दो न्यूक्लियॉन्स, इसको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है ना, तो अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का दूरी अगर 0.5 फर्मी से कम होगा तो फोर्स जो है रिपल्सिव होगा, और 0.5 फर्मी से अगर 5 फर्मी के बीच में होगा तो यही फोर्स अट्रैक्टिव हो जाता है। और 5 फर्मी से अगर ज्यादा अगर डिस्टेंस हो गया दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में तो फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये
सैचुरेटेड फोर्स है, ये डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फोर्स लगता ही नहीं है, जबकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक एक्ट करता है, ये इन्फिनिटी तक एक्ट कर सकता है। इट इज ए व्हाट, इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स, इट एक्ट्स अप टू इन्फिनिटी, ये लार्ज लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स भी कहा जाता है, जबकि ये सैचुरेटेड फोर्स है। तो एक डिफरेंस ये हो गया, दोनों के बीच में 0.5 फर्मी से कम होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव, और ये दोनों के बीच में होगा तो अट्रैक्टिव, ज्यादा हो गया तो फोर्स लगेगा ही नहीं, जबकि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये आर के किसी भी वैल्यू पे एक्ट कर सकता है, खाली इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो ये हमेशा एक ही टाइप का होता है, या रिपेल करेगा नहीं तो अट्रैक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा साइन के ऊपर। अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपेल करेगा, और डिफरेंट चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। जबकि ये क्या होगा, ये चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करता है, अगर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, 0.5 फर्मी से कम होगा तो रिपल्सिव होगा, और ये दोनों के बीच में होगा तो अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा पॉइंट्स है, ये कंजर्वेटिव होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव में आ जाता है, ये सेंट्रल फोर्स है, ये नॉन सेंट्रल, बाकी तो अभी हम लोग पढ़े ही, ठीक है। तो सब बहुत सारा डिफरेंस, तो मेन पॉइंट जो है ये हो रहा है। अब देखो ये कैसे एक्सप्लेन होगा, तो देखो ज्यादातर जो है न्यूक्लियस का साइज तो बहुत कम होता है ना, 10⁻⁻15 1 फर्मी के आसपास होता है, तो न्यूक्लियॉन्स का जो सेपरेशन होता है वो इसी एरिया में रहता है, इसी एरिया में ज्यादातर, इसीलिए अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाता है किससे, रिपल्सिव, मतलब ये इसके रिपल्सिव फोर्स है। तो इसको पूरा ये पैक किया हुआ है, बांधे हुए, ठीक है, ये होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये होल्ड क्यों किया हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है कूलम्बिक फोर्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्ट्रांग है, और अट्रैक्टिव फोर्स ही जो है एक्सप्लेन कर सकता है। कभी रिपल्सिव फोर्स कैन नॉट एक्सप्लेन द व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, जो भी एक्सप्लेन करेगा वो कौन करेगा, हाँ अट्रैक्टिव फोर्स ही करेगा। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस समझ में आ रहा है। देखो बहुत सारा हो सकता है, देखो सब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स ज्यादा भी हो जाए, इससे कम भी हो सकता है, इससे इधर इस एरिया में होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इसका 0, इस एरिया में अट्रैक्टिव, इस एरिया में रिपल्सिव, बहुत तरह का है। तो ये ग्राफ से बहुत सारा चीज हमको पता चल जाता है। ऐसे बहुत सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, बट यहाँ काम का चीज यही है, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है, देखो इसका एक फॉर्मूला है कूलम्बिक वाला, ये फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, और दो प्रोटॉन के बीच में करेंगे तो E²/r², जबकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। लेते समझने के लिए अल्फा E माइनस बीटा R डिवाइडेड बाई क्या, r²। R क्या है, तो दोनों केस में R जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में E जो है वो E का वैल्यू, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसका वैल्यू है, जबकि ये E यहाँ पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन नहीं है, इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, इसको ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। ये है ना लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, वही है। तो E का वैल्यू 2.71 होता है, बट इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग 2.7 लेंगे, ठीक है। तो हम एक प्रॉब्लम ही बता रहे हैं कि मान लो न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो गया, ठीक, ये समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये फॉर्मूला हो गया, न्यूक्लियर फोर्स का ये कुछ भी फॉर्मूला, इसका कोई माय बाप नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है यही वाला, ये से कि न्यूक्लियर फोर्स का जो फॉर्मूला दिया हुआ है Fn बराबर अल्फा e⁻ बीटा r बाय व्हाट, r²। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, या फाइंड SI यूनिट ऑफ बीटा एंड अल्फा, ये कैसे होगा, ठीक है। SI यूनिट बीटा और अल्फा का क्या होगा ये निकालना है। तो देखो पहला वाला देखो, ये E क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, विदाउट यूनिट, कोई ना डायमेंशनल फॉर्मूला होता है और ना उसका SI यूनिट होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा आर कोई यूनिट नहीं है, नो डायमेंशनल फॉर्मूला, नो यूनिट या नो डायमेंशन, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो नो यूनिट बाई आर, आर तो यहाँ डिस्टेंस है ना, व्हाट इज आर, तो आर इज हेयर व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियन, वो प्रोटॉन्स भी हो सकता है और न्यूक्लियन भी हो सकता है। तो आर का वैल्यू पुट करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये मीटर का पावर क्या आ जाएगा, -1 समथिंग डिवाइडेड बाई मीटर, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मीटर का पावर -1। तो इससे ये निकल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो अल्फा निकालना है। तो देखो ये वाला विदाउट यूनिट हो गया, अब अल्फा का यूनिट क्या होगा, तो इसका तो न्यूटन होता है और r² क्या है, डिस्टेंस है, तो बोल अल्फा का डायरेक्ट क्या होगा, तो अल्फा का यूनिट हो जाएगा तुम्हारा, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बीटा का यूनिट पर मीटर हो गया और अल्फा का वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया।
तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि अगर R का वैल्यू 4 फर्मी पे न्यूक्लियर फोर्स का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में, संयोग से, ऐसा खुदा ना खास्ता संयोग से न्यूक्लियर फोर्स जो है कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, तो क्वेश्चन है कि फिर अल्फा का वैल्यू क्या होगा ये बताइए, फाइंड अल्फा, यही क्वेश्चन पूछा है। ठीक, और इस केस में बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू 0.5 और यूनिट क्या होगा, तो फर्मी का पावर सॉरी मीटर का पावर -1 है ना, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय मीटर टाइप का होगा, या इसको हम लोग 1 बाय मीटर भी कर सकते हैं। तो ये 0.5 बाय इजी कैलकुलेशन के लिए मान लो ये इसका, ठीक है, और 1 फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, अल्फा का वैल्यू क्या होगा निकालना है। तो देखो कुछ करना नहीं है, अल्फा का वैल्यू निकालना है, बस कुछ करना नहीं है, दोनों को खाली बैलेंस कर दो। तो बैलेंस कर देगा तो क्या होगा, तो Fn बराबर Fe। अब Fn का वैल्यू कितना, तो वही अल्फा e टू द पावर व्हाट माइनस बीटा r बाई r स्क्वायर इक्वल टू Fe। Fe का वैल्यू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ का ई का वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड करता है। यहाँ का ई जो है ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, ई का वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। ई यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू 2.7 होता है, ई का वैल्यू। बोल क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे होगा भैया, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब अल्फा हमको निकालना है, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.7, या पहले ई ले लेते हैं, और माइनस बीटा, बीटा देखो क्या है, तो बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 0.5 पाई फर्मी दिया हुआ है, और बोलो, और आर का वैल्यू किस संयोग से ये दोनों बराबर हो गया, तो आर का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा कितना 4 फर्मी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 फर्मी। ऐसे ये सॉल्व हो गया। इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या 9 इंटू 10⁻⁹, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या स्क्वायर, ऐसे, और नीचे तो ये कट ही गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो फर्मी से फर्मी कट गया, तो अल्फा ई का पावर क्या होगा -2, और बोलो ई का पावर -2, यही ना होगा, 4 गुना 0.5 2 हो जाएगा, इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या होल स्क्वायर, यही ठीक है। तो ई का वैल्यू देखो, एक प्रॉब्लम ये क्या है कि देखो, अब देखो ये तो पता ही होगा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन किए भी, और ये न्यूक्लियस का चार्ज मान लो Ze ले लेते हैं, वेर Z क्या है, तो हाँ Z है एटॉमिक नंबर, और E क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लो इसका रेडियस है r, ठीक है। अब तुम लोग 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या, हाँ बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है ना, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका L एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्या होगा, हाँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो। तो इसका जो L का वैल्यू जो होता है NH बाई कितना होता है 2 पाई, ये किसके हिसाब से, बोर थ्योरी के हिसाब से है ना, कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ये माइनस ही, इसका चार्ज तो प्लस Ze हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में L का वैल्यू हाँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो, वेर n क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n का वैल्यू क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमते रहता है। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या, अच्छा एक चीज बताओ कि इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये कूलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्स है, यही ना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अरे बोलो, कूलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्स जो है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इधर जो है कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड, बहुत सारा क्वेश्चन है, आर निकालिए, दूसरा स्पीड निकालिए, तीसरा काइनेटिक एनर्जी निकालिए, चौथा पोटेंशियल एनर्जी आगे जाके पढ़ेंगे ये निकालिए, पांचवा पूछेगा टोटल एनर्जी निकालिए, ठीक है। ये सब हालांकि पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी, बट यहाँ पर थोड़ा सा काम है तो बस खाली आइडिया दे रहे हैं। तो देखो बनाएंगे कैसे, तो एक इक्वेशन हमारा L बराबर NH/2 पाई हो जाएगा, और दूसरा जो है
देखो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम्बिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो यही Fc जो है यही mv²/r यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो Fc कूलम्बिक फोर्स का वैल्यू क्या है, तो E² मतलब ये होता है Fc का वैल्यू क्या, Q1 Q2/4πε0r²। ठीक है, अब यहाँ पर Q1 का वैल्यू क्या लेंगे, तो प्लस JD लिखेंगे, और Q2 का वैल्यू क्या लेंगे, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना E लेंगे, और R का वैल्यू निकल जाएगा। तो कहने का मतलब देखो क्या होगा कि यह ZE × E/4πε0r², ठीक, यही हो गया, यही mv²/r के बराबर हो जाएगा, वेर m किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, और न्यूक्लियस यहाँ पर याद रखना कैसा है, फिक्स्ड है। बोल क्लियर है। तो एक इक्वेशन तुम्हारा ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। अब दोनों दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो दोनों से पहले क्या निकलेगा, तो दोनों से पहले या तो r निकाल लो नहीं तो v निकाल लो। तो पहला तुम्हारा r निकल गया, दूसरा तुम्हारा v निकल गया, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² होता है, तो v निकल जाने से काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाता है। चौथा क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी, आगे जाके पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2/4πε0r होता है, जिसमें Q1 का वैल्यू प्लस JD पुट करना है और Q2 का वैल्यू माइनस E पुट करना है, और R का वैल्यू पहले से पता हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आता है कितना, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो यहाँ से टोटल एनर्जी निकल जाएगा। बोल क्लियर है, तो इसको सॉल्व कर लेना। बोल क्लियर, तो कैसे कैसे क्या हो रहा है समझ में आ गया, अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात। एक चार्ज पार्टिकल है, एक्चुअली हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं, बट ये है पार्टिकल, पॉइंट इन साइज है, ठीक है। तो देखो क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q, और इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। मान लो Q का वैल्यू समझने के लिए हम 10 कूलम ले लेते हैं, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट मान लो छोटा Q ले लेते, तो दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, Q - Q। दो पार्ट को डिवाइड करके, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करके इसको r दूरी पे रखना है, एक गिवन डिस्टेंस पे रखना है, ताकि दोनों के बीच में फोर्स जो लगे ना वो मैक्सिमम लगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि दो पार्टिकल को, मतलब एक चार्ज बॉडी है या पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, उसको एक गिवन डिस्टेंस पे रखना है ताकि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या लगे, मैक्सिमम लगे। बोल क्लियर है। समझने के लिए हम लोग 10 कूलम ले रहे हैं। अब देखो कैसे कैसे रखेंगे, ठीक है। देखो एक प्रॉब्लम करा रहे हैं, फिर से देखो एक प्रॉब्लम करा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल है, बॉडी नहीं है, क्या है, पार्टिकल है। तो मान लो चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, इसको दिखाने के लिए हम बड़ा किए हैं, इसका चार्ज है Q। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट मान लो छोटा Q ले लेते हैं, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, ऐसे। अब ये दो पार्ट को अलग अलग r की दूरी पे रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि किस तरह से हम डिवाइड करेंगे दोनों को, ताकि दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स लगे वो क्या हो, मैक्सिमम हो। नहीं, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो, यही हमको निकालना है। समझने के लिए मान लो Q का वैल्यू हम 10 कूलम ले लेते हैं, तो 10 कूलम एक टोटल चार्ज है, ठीक है। इसको r दूरी पे रखना है, 2 मीटर 4 मीटर पे रखना है। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 2 कूलम 8 कूलम में करेंगे कि 3 और 7 में करेंगे कि 1 और 9 में करेंगे कि 5 में करेंगे, ताकि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या लगे, मैक्सिमम लगे, यही हमको निकालना है। तो एक तो हम लोग को कैलकुलस मेथड है। अब ये एक्चुअली ना मतलब कि बड़ा थोड़ा दिखाए है, लेकिन है पॉइंट जैसा। तो मान लो एक पार्ट जो है हम लोग Q ले लेते हैं, क्या है Q - Q, और ये दोनों को r दूरी पे फिक्स कर दिए। अब ये दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, कूलम्बिक फोर्स कितना होता है, तो हमको पता है 1/4πε0 Q1 Q2/what r²। तो Q1 स्मॉल q है और Q2 क्या है, Q - Q। तो ये क्या हो जाएगा, तो Q - Q यही ना होगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, और डिवाइडेड बाय r², क्योंकि r हमारा क्या है, तो r हमारा यहाँ पर फिक्स्ड डिस्टेंस है। बोल क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा, तो Q - Q² होएगा बाई 4πε0 व्हाट r²। अब चाहो तो यहाँ मैथ्स का थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, तो 4 मैक्सिमम और मिनिमा का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए क्या होता है, डेरिवेटिव उसका 0 होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, फॉर मैक्सिमम f, इसका जो डेरिवेटिव है किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि r यहाँ फिक्स डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट है। स्मॉल q वेरिएबल है, 2 कूलम होगा कि 3 कूलम होगा कि 4 कूलम होगा,
यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर फंक्शन है स्मॉल क्यू, आर यहाँ पर आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो df बाई डी क्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अरे बोलो, तो अब इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो कैसे होगा, तो LHS 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, df बाई डी क्यू। अब करेंगे तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो बाहर निकल गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू बाहर और स्मॉल क्यू का क्यू के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, तो बचेगा क्या, क्यू है ना बचेगा, माइनस क्यू स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2q और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये सारा आइटम इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बोल q माइनस 2q इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब q का वैल्यू कितना आ गया, q/2। अरे बोलो, तो q का वैल्यू q/2 आ गया। बोल क्लियर है। तो ये अगर आधा आधा डिवाइड करेंगे तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। बोल क्लियर है। अच्छा, फिर मैक्सिमम फोर्स अगर निकालना होगा तो कितना होगा, तो मैक्सिमम फोर्स निकालना होगा तो यही q के जगह हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो बोल कितना आएगा, तो q/2 इंटू q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और माइनस q स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो q स्क्वायर बाई 2 तो ये q स्क्वायर बाई 4 होगा ना, वो 4 और ये 4 कितना हो जाएगा 16। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो Q ये आ जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम फोर्स अगर निकालने का बात हो तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा आर स्क्वायर। तो अगर मैक्सिमम फोर्स दोनों के बीच में आर दूरी पे क्या होगा, ये भी निकल गया। अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो आधा आधा डिवाइड करेंगे। अब इसको फील लाने के लिए हम तो देखो फील करवा दें, नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स अलग चीज़ है और फीलिंग आना अलग चीज़ है। तो देखो फील कैसे आएगा, देखो चूंकि अब ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है ना, तो हम इसको ना डिवाइड कर करके एज्यूम कर मतलब पढ़ेंगे। तो 10 कूलम को हम इस टाइप का मान लेंगे, 1 कूलम ऐसे करके, देखो 3 4 1 5 5 3 8 9 10 ऐसे हो गया। ये टोटल 10 कूलम चार्ज है। अब इसको आर दूरी पे रखेंगे, ठीक है, और एक ही लाइन पे रखेंगे एक ही जगह। तो हम लोग देखो पहला केस में क्या किए कि 1 कूलम ये वाला ले लिए ऐसे, और बाकी जो 9 कूलम है वो क्या कर दिए यहाँ ले लिए। अब यहाँ 9 कूलम मतलब एक्चुअली ऐसे ऐसे करके 9 है, बोल क्लियर है, 5 4 ऐसे ऐसे करके 9 कूलम है। अब इसी एक ही लाइन पे सबको रख दिया, मतलब 1 कूलम यहाँ रख दिए एक और 9 कूलम एक ही जगह रख दिए। अब ये चूंकि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो अब देखो समझने के लिए मान लो कि आर का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब 1 कूलम आर की दूरी पे दूसरे 1 कूलम से मान लो समझने के लिए 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, समझने के लिए ले रहा है, ऐसा नहीं कि ये है, समझने के लिए ले रहे हैं कि आर का वैल्यू पे, आर का वैल्यू 2 मीटर 10 मीटर कुछ भी ले लो समझने के लिए, कि 1 कूलम के ऊपर दूसरा 1 कूलम जो फोर्स लगा रहा है 1 न्यूटन लगा रहा है। अब ये चूंकि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो देखो अगर 9 को है ना, तो इस 1 कूलम के ऊपर इसके चलते क्या होगा, तो 1 न्यूटन इधर और उसका डायरेक्शन इधर, चूंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है, एक ही चार्ज को डिवाइड किए थे ना, तो सिमिलर हो जाएगा। तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इस 1 के ऊपर इसके 1 के वजह से इधर होगा, फिर इसके ऊपर भी इधर ही लगेगा क्योंकि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, तो वो भी फोर्स जुड़ जाएगा। तो 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन ऐसे ऐसे करते जाएंगे, तो 9 है तो 9 न्यूटन टोटल लगेगा। हाँ, हर 1 न्यूटन लगेगा सबसे, तो एक एक करके चूंकि सब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा, सब एक एक करके जो है ऐड हो जाएगा, तो 9 न्यूटन लगेगा। और इसके ऊपर भी कितना लगेगा, 9 ही न्यूटन लगेगा, बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर 1 कूलम और 9 कूलम डिवाइड करेंगे तो इस टाइप का लग रहा है। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ 2 चार्ज रख देते हैं, तो 2 कूलम और यहाँ तक 2 अगर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ क्या बचा 8। अब इस 1 के ऊपर इस 8 के चलते 8 न्यूटन इधर होगा, और फिर एक और 1 न्यूटन 1 कूलम के ऊपर इस 8 कूलम के चलते फिर क्या होगा, इधर ही होगा। अरे बोलो, नहीं समझ में आया, इसलिए यहाँ 2 है ना, 1 2 और यहाँ क्या 8 है, 1 2 3 4 4 5 6 7 8। तो देखो पहला 1 न्यूटन के ऊपर, पहला 1 कूलम के ऊपर इस 8 के चलते, इसके चलते 1, इसके चलते 1, इसके चलते 1, तो क्या 8 वो है और ये 1 कूलम है तो 8 न्यूटन लगा, और फिर इसके ऊपर भी बाकी सबके चलते 8 लगे, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, ये 16 हो गया, और इधरों भी इसके ऊपर क्या होगा 16। अरे बोलो, उसी तरह आप बताओ, अब तो समझ में आ गया होगा, 3 कूलम है और 7 कूलम है, तो 1 कूलम के ऊपर 7 के चलते क्या होगा, तो 7 न्यूटन, एक एक करके 7, और फिर 3 कूलम है तो 3 7 21, तो 21 न्यूटन ये हो गया। फिर बोल 4 कूलम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ 6 कूलम, तो 1 कूलम के ऊपर 6 के चलते 6 और 4 को है तो 6 4 24 न्यूटन, और इसके ऊपर भी 24 न्यूटन। अब हम आ जाओ बराबर बराबर, 5 कूलम 5 कूलम, अब बताओ क्या होगा, तो 5 कूलम ये है 5 कूलम ये है, तो 1 कूलम के ऊपर इस 5 कूलम के चलते क्या होगा,
तो 5 न्यूटन लगेगा एक 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 करके, और 5 वो है तो ये हो जाएगा कितना 25 न्यूटन, और इधर क्या हो जाएगा 25। तो देख रहा है सबसे ज्यादा फोर्स कब है, तो 25 सबसे ज्यादा फोर्स हो गया, और समझने के लिए 9 लिस्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जितना हम बराबर बराबर बांटेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। अब फोर्स किस केस में आया, तो इस केस में आधा आधा जब बांटें तो सिमेट्री के चलते मैक्सिमम फोर्स लगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी चार्ज पार्टिकल को आधा आधा डिवाइड करेंगे तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ अच्छा हाँ, न्यूक्लियर फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, नहीं, न्यूक्लियर फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उसका कोई माय बाप नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ग्रेविटेशन में भी अगर हम लोग ये करते हैं ना, तो 2 मास को अगर मान लो 10 केजी का रहता तो 5-5 केजी करेंगे, तो आधा आधा डिवाइड करेंगे तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस टाइप का याद रखना, सिमेट्रिकली अगर डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन वन बॉडी ड्यू टू अदर बॉडी, या वन पार्टिकल ड्यू टू अदर पार्टिकल। बोल क्लियर है? चलो, प्रॉब्लम्स ऑन, हाँ, प्रॉब्लम्स ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि सारे इंडिविजुअल फोर्स लिखें और सारे इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर एडिशन ही क्या होगा, नेट फोर्स, यही करना है। अब इंडिविजुअल फोर्स को कैसे डील करते हैं ये बता दिए, अब उसका फाइनल देखो क्या करना है। देखो सुनो, स्क्वायर प्रॉब्लम सबसे पहले लेते हैं। सपोज दैट कि मान लो 4 पार्टिकल्स है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सब फिक्स्ड है, ऑल आर व्हाट, फिक्स्ड, ऑल आर फिक्स्ड। कोई दिक्कत वाली बात, सारा क्या है, फिक्स्ड है, और साइड है ए, और फिगर का नाम क्या है, और सब फिक्स्ड है। क्या इस पे सबके वजह से फोर्स लगेगा, क्या ये दोनों के बीच में फोर्स निकालता है, निकाल सकता है? जब ये दोनों के बीच में निकालेंगे तो बाकी को भूल जाएंगे, इसके ऊपर निकालेंगे इसके वजह से तो बाकी को भूल जाएंगे। क्या हमने ऐसा सीखा है? लेट द नाम बी ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 चार्जेस स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखा हुआ, फिक्स्ड है। हर पार्टिकल पे, हर ईच पार्टिकल के ऊपर सबके वजह से फोर्स लग रहा है। हम किसी एक के ऊपर इंटरेस्टेड, किसके ऊपर बताओ? ए वाला से ज्यादा लगा है क्या? हम लोग सी वाला लेंगे, ही और सी, कौन वाला? सी वाला, बी वाला ले लें, फाइंड, अच्छा एक बता ले, बाकी ही सी डी जो भी है घर में कर लेना। ठीक, फाइंड द फोर्स ऑन सी, सी के ऊपर नेट फोर्स निकालना। फोर्स बोले तो नेट ही फोर्स होता है। फाइंड द फोर्स ऑन सी, कोई दिक्कत वाली बात? साइड कितना, ए। सबसे पहले इंडिविजुअली लिखें क्या क्या चार्ज है बताओ। पहले देखो कैसे करना है, उतारेगा नहीं, पहले देख लो कैसे बनाया था। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, नाम क्या? ए बी सी, सब आपस में फिक्स्ड है, सब टोटल चार्जेस जहां भी है वो फिक्स्ड है। क्या सी के ऊपर डी के चलते लगेगा फोर्स? दूरी कितना? अरे बोलो तो बोल, सी के ऊपर डी के चलते जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो क्या होगा? के Q1 Q2 बाय, अरे बोलो, के Q1 Q2 बाय, तो के Q1 Q2 Q इंटू क्यू स्क्वायर बाई व्हाट, ए स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड पार्ट हम लोग लिख दिए, और डायरेक्शन लिखे लॉजिक से। लॉजिक बोले तो ये प्लस है, ये प्लस है, हम किस पे फोकस करें? सी पे, जिस पे निकालना है सिर्फ उसी को देखें, बाकी को भूल जाएं। अगर सी के ऊपर डी के चलते निकालेंगे तो ये अगर ना रहता तो कितना होता है? तो जितना ये है तो जितना फोर्स लग रहा है, ना रहता तो भी उतना ही होता है। सिर्फ नेट फोर्स पे चेंज होता है, इंडिविजुअल फोर्स पे चेंज नहीं आता। कौन सा बात ये वाला है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल नियर बाय इट। ऑल क्लियर? तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट आया के क्यू स्क्वायर बाय, डायरेक्शन देखो क्या हुआ, रिपल्सन की अट्रैक्शन, राइट की लेफ्ट, राइट की लेफ्ट, डल रिस्पॉन्स, राइट की लेफ्ट, वेरी गुड, एफ सी। ठीक, डायरेक्शन में मान लो कि हम इसको एक्स एक्सिस ले रहे हैं,
इसको y एक्सिस ले, बोल क्या लिखेगा? सबको बोलेगा? हाँ बहुत बढ़िया, आई कैप। मैग्नीट्यूड पार्ट लिखें और डायरेक्शन पार्ट लॉजिक से। कैसे? देख ही रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द टू होता है ना, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज पार्टिकल, अट्रैक्शन रिपल्सन सब कुछ है। FCB, बोल क्या लिखेगा? सबको बोलेगा? बोलो बोलो बोलो। K Q1 Q2 बाय, तो बोल K Q इंटू Q स्क्वायर बाय, अब डायरेक्शन लॉजिक से, तो C के ऊपर B के चलते प्लस रिपेल करेगा प्लस है, बोल क्या लिखा है? FCB, ऐसे तो बोल क्या लिखेगा? जे क्या बोल चमका? हाँ FCA, अब बोल क्या लिखेगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ KQ बाई, ये दूरी कितना? हाँ वेरी गुड, तो √2a का, और डायरेक्शन देखो किधर होगा, लाइन ज्वाइनिंग A एंड C, तो इसी को बढ़ा दें तो क्या लिखेगा? FCA, बोल क्लियर? और ये कितना एंगल, तो क्या इसको कंपोनेंट में लिख सकते हैं? तो इसका बोल कंपोनेंट किधर किधर जाएगा? प्लस आई कैप की माइनस आई कैप, प्लस जे कैप की माइनस जे कैप, तो प्लस आई कैप वाला कौन वाला? कॉस वाला, तो कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री कितना? तो क्या हम 1/√2 आई कैप लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 1/√2, ये कॉस 45 का वैल्यू हो गया, कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस कॉस साइन 45 डिग्री, तो बोल क्या लिखेगा? क्या ये चमका है? ये कॉस 45 डिग्री आई कैप और ये साइन 45 डिग्री, नहीं ये वेक्टर का इसके साथ 45 बना, जिसके साथ थीटा उधर कॉस, कॉस के परपेंडिकुलर में साइन, सभी रिजोल्यूशन का कंपोनेंट और मेन वेक्टर सब एक ही प्लेन में होना चाहिए, जितना क्राइटेरिया सब फॉलो होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात? देख अब क्या होता है, अब और भी फोर्स लगेगा क्या? इसके ऊपर कितना फोर्स? 4 फोर्स कि 3 फोर्स? 4 पार्टिकल है तो 4 फोर्स नहीं होगा, अपने ऊपर कोई फोर्स दूसरे से लगेगा नहीं, तो बोल क्या लिखेगा? FC, क्या लिखें? FCD, फिर बोलो, अरे बोलो F, फिर बोल, कोई कष्ट वाली बात? अब इसको जोड़ दो, देखो लिख दें कि जोड़ दें डायरेक्ट? देखो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर आई कैप, KQ स्क्वायर बाई √2a है ना, 2a स्क्वायर, और ये तो बोल क्या लिखेगा? लिख दे, पहले लिख देते तो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर आई कैप, हाँ देखो दिल की बात हम बता रहा है, KQ स्क्वायर A स्क्वायर बाई आई कैप, फिर बोलो 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 बोलो, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर जे कैप, फिर बोल KQ स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, हाँ 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2, क्लियर? अब एक ही जाति का कौन कौन? आई कैप, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बचेगा? देखो यहां बचेगा आई कैप, और यहां क्या बचा? A स्क्वायर बाहर आया तो 1/2√2, 1 प्लस, हाँ क्या बचेगा? 1/, ऐसे सोच लो, फिर उतना ही ये वाला भी है, तो बोल क्या लिखेगा? 1 प्लस 1/2√2, क्या ऐसे? कहाँ दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात? अब ये वेक्टर को प्लॉट कर सकता है, अब देखो जितना कंपोनेंट x वाला है उतना ही, अब यही नहीं, प्लॉट द वेक्टर ऑलवेज, क्या करें? प्लॉट द वेक्टर, वेक्टर को प्लॉट करें, क्या करें? वेक्टर को प्लॉट करें, बोल क्या करेगा? प्लॉट करें, कैसे प्लॉट होता है? ये क्या है? प्लस आई कैप, पहले इसके लिए x बनाना होगा,
y बनाना होगा। कोई दिक्कत वाली बात? बोल क्या लिखेगा? जो भी है देखो इधर क्या आया, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बोल क्या 1 प्लस आई क्या, कहाँ दिक्कत? फिर दूसरा बोल, उतना ही मैग्नीट्यूड का कि कम की ज्यादा, तो बोल क्या लिखेगा, के क्यू स्क्वायर बाई फिर क्या, और क्या दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है? अब क्या बताएं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाने का तरीका कैसे बताते हैं? इसका हेड ये है, इसका हेड है। अच्छा, रिजल्टेंट कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? इसके हेड से इससे पैरेलल बना, इसके हेड से इससे पैरेलल बना, तो यहाँ एक रेक्टेंगल बना, बोल सकते स्क्वायर भी बना। क्या बना? तो डायगोनले ये जो रेक्टेंगल या जो बना, ये पैरेललोग्राम जो बना, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही विल बी व्हाट, रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट भाई साहब ऐसे चला गया, नहीं चमका, कहाँ दिक्कत? यही डायगोनले विल बी क्या, रिजल्टेंट। अब ये दोनों वेक्टर आपस में कितने एंगल पे, बोलो बोलो बोलो। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर लिखने के लिए बोला जाए तो बोल क्या लिखेगा? अब इसका मॉड और इसका मॉड, तो ये दोनों वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे, तो पहले ये कॉमन निकाल ले क्या, तो देख क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों में 1 प्लस 2√2 बाहर है, निकाल लेंगे, तो बोल क्या बचेगा, आई कैप प्लस, ऐसे जितना मैग्नीट्यूड आई कैप का उतना ही मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट कितना बनाएगा बोल दे, 45। कितना बनाएगा? ऐसे ये जो डायगोनल है वो बड़े वेक्टर के साथ छोटा एंगल और छोटे वेक्टर के साथ बड़ा एंगल बनाता है। ये क्लास 11th में पढ़े थे सारा, ठीक है, वेक्टर का कहानी। अब देखो ये करेगा तो देखो क्या आएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा, तो अंडर रूट देखो क्या लिखेगा, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 + 1 2, तो √2 ये वाला पार्ट हो गया, बाकी ये कॉमन हो गया। अरे यार पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हो, है ठीक है नहीं, तो बोलो क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 1 + 1/2√2 सब में बाहर, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बोलो क्या आएगा √2। बहुत बढ़िया, तो क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, √2 से √2 गया, तो यही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पार्ट आया। चमका है? अरे बोलो। अब मान लो क्या देगा, देखो अगर मान लो प्लस क्यू के जगह 5q दे दे, बोल बनेगा, यहाँ 9q दे दे बनेगा, यहाँ 7q दे दे बनेगा, यहाँ 3q दे दे, प्लस में कुछ हो दे दे, बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? हमको आई कैप जे कैप का कहानी आना चाहिए, क्लियर। अच्छा ये प्लस की जगह माइनस देता, तो ये माइनस देता तो क्या होता, तो ऊपर के जगह क्या लिखते हैं, तो प्लस जे कैप की जगह क्या होता है। अरे क्या खास बात है रे, कोई दिक्कत वाली बात? हम चाहे तो 5-6 प्रॉब्लम इसी पे सलट दें, लेकिन टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, अभी बनाना है, ठीक। होमवर्क तो होमवर्क में तो आईपीएल चलेगा, नहीं चलता है कि नहीं है? अच्छा हम समझा देंगे, आईपीएल का बहुत पूरा 1.5 महीना चलता है, कभी मत इस सब में फंसना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा दिन बहुत जल्दी पार हो जाता है। नहीं ठीक, टीवी नहीं तो ऐसा थोड़ी, मोबाइल नहीं, हॉट स्टार नहीं है, सैलून में टीवी नहीं है, जहाँ खाना खाते हैं वहाँ टीवी नहीं है, सब जगह टीवी होता है? ठीक है, ईमानदारी से उसको बताना, एकदम टाइम ले करके, हड़बड़ी नहीं है, एक सीख लेगा कैसे, बाकी हम कुछ भी चार्ज खाली बदलेंगे ना यार, टोटल ड्रामा तो वही होगा ना, टोटल ड्रामा। बाकी देखो खाली हम चार्ज चेंज कर रहे थे। चलो ये +q -q +q, चलो ये भी +q, खाली एक चेंज किए, c ये क्या था, b a और ये क्या था, सब फिक्स्ड है। साइड का लेंथ कितना, a, साइड का लेंथ
साइड का लेंथ a और ऑल आर क्या फिक्स्ड, और शेप का नाम क्या स्क्वायर। क्या निकालना, फाइंड नेट फोर्स ऑन किसके ऊपर, एकदम ईमानदारी से बना। तो मैग्नीट्यूड लिखे और डायरेक्शन कैसे, लॉजिक से। कैसे मैग्नीट्यूड लिखे, डायरेक्शन कैसे, लॉजिक है। क्या लिखें, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और क्या लिखेंगे सबका आया, अरे बोलो सी के ऊपर लिखो, ये सी के ऊपर किसके चलते, बी के चलते था ना, अब सी के ऊपर लिखो डी के चलते, सब कोई लिखेगा फटाक से। लिखा, क्या लिखा बोल, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, डायरेक्शन एफ सी डी। हाँ बोल क्या लिखेगा, प्लस आई क्या, ये कितने का सही, हाथ उठा तो आए सबका, कोई दिक्कत वाली बात, तुम्हारा बालक पीछे आया। अब लिखो सी के ऊपर ए के चलते, सी के ऊपर ए के चलते, लिखो फटाक से, लिख लिया। अट्रैक्शन की रिपल्सन, तो ऐसे, तो क्या लिखा, सी के ऊपर, हाँ के, ये के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या, हाँ 1/4 पाई से 9 × 10⁻, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर कर दे क्या। अब इसका एक, ये कितना एंगल, तो एक cos 45 आई कैप, तो प्लस आई कैप, और तो क्या लिखेगा 1/√2 आई कैप, 1/√2 जे कैप, कितने का सही आया सबका। क्या वेक्टर एडिशन कर सकता है, तो पोल क्या लिखे, एफ सी बराबर एफ सी बी प्लस एफ सी डी प्लस व्हाट एफ सी ए, ऐसे लिखा। फाइनल बताएं। अच्छा आई कैप दोनों प्लस है ना, आई कैप दोनों, तो बोल क्या लिखेगा, सब में के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर फाइनली बाहर आ जाए, क्या जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + 1 2√2 आई कैप, बोल कितने का आया, है सबका, लिखो लिखो लिखो, अपने से करो अपने से करो अपने से करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं आया, हार्ड है क्या, रेजोल्यूशन मेथड, बढ़िया मेथड, मस्त मेथड। और बोलो क्या लिखेगा, यहां पर माइनस जे कैप है और यहां पर प्लस जे कैप है, बोल क्या लिखेगा, ले आया। अरे यार क्या इसको प्लॉट कर सकता है, यस और नो, प्लॉट कर सकता है, खत्म, यही आंसर। अब यहां पर मान लो -q की जगह -8q दे देगा, क्या दिक्कत है रे, क्योंकि भाई 3D का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो भी आसानी से बन जाएगा, बहुत आसान है। पहले पोजीशन वेक्टर वाला देखो होता था क्या, कि अगर मान लो दो पार्टिकल होता था 1 और 2, मतलब ये q1 और ये q2, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसका क्या लेते थे x2 y2 z2, ऐसे ना। तो अगर हम 2 के ऊपर लिखते थे 1 के वजह से फोर्स 2 के ऊपर, तो बोल क्या लिखते थे यहाँ के q1 q2 बाई 4 पाई, अच्छा वो ये हो जाएगा। और यहाँ पर डिस्टेंस का क्या करते थे क्यूब, अरे यार डिस्टेंस का, अच्छा जब हम 2 के ऊपर लिख रहे थे तो पहले कोऑर्डिनेट किसका लिखते थे q1 का, तो फिर क्या होता था x2 माइनस x1, बोलो 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 आई कैप, फिर बोलो क्या लिखते हैं y2 माइनस y1 जे कैप, फिर z2 माइनस z1 जे कैप। कोई दिक्कत वाली बात, ऐसे होता था क्या, ये चीज यहां पर भी होगा। अब बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है, कोऑर्डिनेट मानना तुम्हारा काम, किसी को भी ऑरिजिन ले सकता है, इसको भी ऑरिजिन मान सकता है, सब में बिल्कुल सेम आंसर आएगा, इसमें शक वाली बात नहीं है। अब तुम ही बता दो किसको ऑरिजिन लेके बना दे, तुम ए को भी ऑरिजिन लेके बना सकता है, सी को भी ले, बोल किसको, ए को ले लें, सी में भी उतना ही आंसर आएगा, ये घर में जाके चेक करना, बिल्कुल सही सही खाली लिखने आना चाहिए। क्या बोला बालक, ए को ऑरिजिन मानने, चलो माना, तो इसका कोऑर्डिनेट, तो इसको x मान ले क्या,
इसको y मान ले क्या, देखना अब ऑरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट बोलो a, 0, क्या होगा इसका, बोल फटाक से a, a, आता है ना ये सब लिखने, बोल इसका कोऑर्डिनेट क्यों 0, अब हम किसके ऊपर निकाल रहे हैं, c के ऊपर, किसके चलते, तो यहाँ 2 क्या है c, 1 क्या है, तो पहले कोऑर्डिनेट किसका लिखे, तो c के ऊपर a के चलते, तो k q1 q2 q स्क्वायर बाई नीचे हम बोल क्या था, डिस्टेंस का क्यूब, स्क्वायर नहीं था भाई साहब, क्या था, तो व्हाट इज ये दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो √2a का क्यूब, क्या है √2a का क्यूब, फिर किसका कोऑर्डिनेट पहले लें, c का, फिर किसका, तो a माइनस 0 आई कैप, तो बोलो a माइनस 0 आई कैप मतलब क्या, फिर क्या लिखेगा a माइनस 0 जे कैप, तो बोल क्या लिखेगा, अरे देख क्या आया, a बाहर निकालेगा, a बाहर निकालेगा तो k q स्क्वायर बाय √2a कितना बार, 3 बार, तो √2 क्या लिखेगा 2√2a क्यूब, फिर a बाहर, तो बोल क्या आई कैप प्लस, कोई दिक्कत वाली बात, देख एक कटेगा तो कितना आएगा, और फिर क्या लिखेगा, ये हम क्या लिखे भाई साहब, c के ऊपर किसके वजह से, क्या ये है c के ऊपर a के वजह से, क्या है, कहाँ गया कहाँ, c के ऊपर a के वजह से, इसको एक्सपेंड करो तो देखो कितना आएगा, आ जाएगा क्या, √2a का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर होगा, 2 और ये √2 बाहर, अरे हाँ ये तो बिल्कुल वही है जो पहले लॉजिक से लिखते थे, अब ये अपने आप आ रहा है। ये पोजीशन वेक्टर ऐसा जबरदस्त मेथड है कि तुमको कोई कुछ करने का जरूरी नहीं है, डायरेक्शन वाला अपने ठिका ले लेता है, ये कैसे लिखना है हम बिल्कुल ठिका ले लेगा, तुमको सोचना नहीं, अपने आप ये सही रिजल्ट दे देगा। और किसी को भी ऑरिजिन मान के कुछ भी सही सही कोऑर्डिनेट ले लो, सही कोऑर्डिनेट आना चाहिए, मतलब ऑरिजिन इज नॉट ए इशू कि ए को ही ऑरिजिन मानेंगे तो भी आएगा। कोऑर्डिनेट किसका लिखेगा, c का, फिर किसका b का, पहले किसका c का, फिर किसका b का, तो देखो a माइनस a 0 खत्म, फिर a माइनस 0 क्या बचा, कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ से यहाँ कटेगा तो क्या है, a q स्क्वायर बाय ठीक है, क्या देखो c और b कोई है, कहाँ c और b, नहीं यार नहीं है, नहीं है आ गया ना। अब देखो C के ऊपर किसके चलते, D के चलते, फटाक से बोल दो a क्यू बोल क्या लिखेगा, a माइनस 0 a आई क्या, फिर बोल a माइनस 0 देखा, ये सटा तो कितना है, a कट गया, तो k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, यहाँ क्या क्लियर। अब बाकी ड्रामा तो मालूम है था, हाँ यस सर वही आएगा, यस क्या इसी तरह से वो भी बन जाएगा, यस सर, अगर हम ऑरिजिन इसको ले लेके इसको लेके बनेगा, यस सर, कोऑर्डिनेट वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बना बोलो यस सर, बना कि नहीं बना, हां सर। जब एक स्मार्ट मेथड क्या है कि तुरंत बन जाता है, ऐसे हम खाली सिखाने के लिए इतना लंबा बताएंगे, इससे सारा सवाल बन जाता है, वोल्टेज बढ़ गया अभी, ठीक है। स्मार्ट मेथड देखो क्या है कि सुनो, एफ सी डी और एफ सी बी का मैग्नीट्यूड देख तो क्या है, सेम है, तो यहां से हम देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका और तो क्या है, इसका तो ये दोनों फैक्टर कितने हैं, 45,
तो इसका भी मैग्नीट्यूड k क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसका भी मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो k क्यू स्क्वायर बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट 2 रूट 2। तो देखो इसका और इसका जो एडिशन होगा, ये दोनों वेक्टर कितना है, 90 डिग्री है, तो क्या होगा k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, वो चमका ये किसका रिजल्ट, ये दोनों कितना k क्यू स्क्वायर बाई क्लियर, ठीक, नाउ अब ये एक पहले से भी उधरे था, वो कितना था मैग्नीट्यूड उसका, कहाँ गया, यही था ना, अरे यार ये वाला था, नहीं मतलब वो तो वेक्टर के फॉर्म में था। देखो FCA का मैग्नीट्यूड कितना था, k क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, यही था ना। अब ये दोनों का रिजल्टेंट ये जो गया वो हुआ, और पहले से एक मैग्नीट्यूड इतना ले रखा, अब ये दोनों का डायरेक्शन सेम की ऑपोजिट, सेम की ऑपोजिट, जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा घटेगा, जुटेगा तो क्या लिखेगा, देखो k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर बाहर कर दो तो रूट 2 प्लस 1 बाई 2, क्या इतना ही मैग्नीट्यूड आना चाहिए, बोल आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ आया, अरे चमका नहीं, क्या हुआ, ये शॉर्ट ट्रिक था अलग बात है, बट ये जनरल मेथड आई कैप जे कैप के कैप, या फिर ये वाला, एक मिनट और टाइम लेंगे। ये चमका है, ये दोनों का वेक्टर एडिशन पहले ये हुआ, और पहले से वेक्टर पहले था, दोनों को ऐड कर दी, आ गया, ठीक है। सोचो कि अगर क्यूबिक प्रॉब्लम होता तो बोल बनता कि नहीं, 6 चार्ज, सॉरी 8, हाउ मेनी चार्जेस आर देयर, तो ऑर्डिनल मान सकता है 0 0 0 ये 3 3, बोल बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन मेथड प्रीफर, हाँ पोजीशन वेक्टर मेथड प्रीफर, देन आंसर विल बी कम वेरी इजीली, नहीं चमका है, पेंटागन हेक्सागन लन फन साला जो भी दे दो बन जाएगा सवाल, चलो